नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में 30 दिसंबर को पीएम मोदी हल्द्वानी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम की रैली की तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लिया और जनसभा स्थल पहुंचे। रैली की तैयारी को लेकर डीएम सहित सभी आला अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम अपने हल्द्वानी दौरे के दौरान प्रदेश में 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां भी अपने अंतिम चरण में चल रही हैं। हेलीपैड से लेकर जनसभा स्थल तक के क्षेत्र को सुरक्षा के दृष्टिकोण से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का कहना है कि अंतिम चरण की तैयारियां आज पूरी कर ली गई हैं। देखिए, जो तैयारियां हैं कल के प्रोग्राम को लेकर, उसका अभी मैं मौके पर जायजा ले रहा हूं। इससे पहले जो तैयारियां हो रही थी, सब अपना अपना काम कर रहे थे। आज हम इसको फाइनल टचेस दे रहे हैं। कहीं पे कोई कमी है तो उसको मैं खुद भी देख रहा हूं, विशेषकर पार्किंग्स को, मुख्य जो हमारा कार्यक्रम का स्थल है उसको, और बाकी जो वीआईपी डिग्निटरीज आएंगे उनके मूवमेंट को, रूट्स को, ट्रैफिक प्लान को, उसको देखा जा रहा है। इसमें ट्रैफिक प्लान तो डिटेल पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दिया है, और जो अलग अलग रूट से गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे वो बसेस हों चाहे कार्स हों, उनकी डेजिग्नेटेड पार्किंग्स हैं, उनको वहीं पे जाना है। कोशिश ये की गई है कि किसी को भी ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े, इसलिए हमने नज़दीक में पार्किंग्स को बनाया है। लेकिन जितनी भी सम्मानित जनता है उनसे भी अनुरोध है कि वो अनुशासित रहेंगे, विशेषकर यहाँ पे जो कार्यक्रम स्थल है उस पर डिसिप्लिन रहेंगे। बहुत अच्छा उसमें जो नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से हमारी सारी तैयारी। इसमें मौके पे कहा गया, एक तो सभी से ये कहा गया कि एक तो जो कोविड अनुरूप आचरण है उसका पालन करें। सीएमओस को हमने कहा कि यहाँ पे स्थल सैनिटाइज हो, अलग से सैनिटाइज़र के स्टैंड्स भी हों, सैनिटाइज़र की मोबाइल बॉटल्स भी हों। जिस किसी का मास्क छूट जाए, गिर जाए, टूट जाए, उनके लिए हम मास्क दिए यहाँ भी दे रहे हैं, और जो पार्किंग्स हैं उन पर भी दे रहे हैं। हल्द्वानी दौरे में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज हल्द्वानी में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 6ठे दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ छात्रों को प्रशस्ति पत्र और स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। वहीं इस दौरान ओमिक्रॉन को लेकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि ओमिक्रॉन के खिलाफ सभी लोगों को परिवार की तरह एकजुट होकर लड़ना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि केंद्र से जिस प्रकार की रिपोर्ट सरकार के पास आई है, उसको देखते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल के साथ सभी पहलुओं पर बैठक की है। जानमाल को कम नुकसान हो, इसके लिए सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। जो रिपोर्ट आई है, जिस प्रकार से जो भी हमारे मामले आए हैं, उन मामलों को देखते हुए हमने अभी अपनी मंत्रिमंडल की जो हमारी बैठक थी, उस बैठक में इसकी पूरी समीक्षा की है। सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा की है, और जान माल को हर प्रकार से उनकी सुरक्षा हो, उसको लेकर हम लगातार उसकी बैठक कर रहे हैं, लगातार उस पर नज़र रखे हुए हैं। अभी हमने 24 तारीख को इस पर बड़ी बैठक की है, उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें मोदी जी यहाँ आएंगे, और उनका जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों के साथ लगाव है, उत्तराखंड के लोगों का भी जो उनके ऊपर विश्वास है, वो जब भी आए हैं तो उन्होंने हज़ारों करोड़ की योजनाओं का देहरादून में भी लोकार्पण शिलान्यास किया था। यहाँ भी हज़ारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं, और पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का यहाँ पर स्वीकृति अभी तक हो गई है। और हमारे यहाँ पर एम्स भी उस दिन जो है उसका भी शिलान्यास करेंगे। रोजगार मेले हम प्रदेश के अंदर सभी जगह लगा रहे हैं, और उस कड़ी में आज यहाँ भी रोजगार मेला है। हमारा उसका उद्देश्य है कि हमारे सभी नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाए, स्वरोजगार से जोड़ा जाए। और बीआरओ के द्वारा आज 24 सड़क और 3 पुलों का जो है यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। उसमें हमारे उत्तराखंड के भी 3 पुल हैं, जो विभिन्न हमारे बॉर्डर के क्षेत्रों में, जो धारचूला, मुनस्यारी और हमारा लिपू लेक को जाने वाला, और सिमली को और ग्वालदम को जोड़ने वाले ये 3 पुलों का यहाँ पर भी आज लोकार्पण हुआ है। इन पुलों के लोकार्पण होने से निश्चित रूप से हमारे पूरे प्रदेश को बहुत फायदा होने वाला है। बहुत के लिए सीएम साहब, पीएम साहब आने वाले हैं। हाँ, बहुत बड़ा, आप इंतजार करिए और सभी को आमंत्रित करता हूं। इनका जो खतरा है वो भी खत्म नहीं हुआ है, और जिस प्रकार से ओमिक्रॉन की एक थ्रेट है, हम सबको मिलकर एक परिवार की तरह इसका सामना करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो मास्क का लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग है, और जिस प्रकार से हमने सीखा है, मैं तो कहूँगा कि हम सब के लिए चुनौती है। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको एकदम टॉप प्रायोरिटी से करें, क्योंकि सबसे बड़ी होती है हेल्थ सिक्योरिटी।
ये सबसे बड़ी चुनौती है और हमको एकदम प्रोटोकॉल और अपना सेल्फ डिसिप्लिन, अपना अनुशासन के मुताबिक इसमें काम करना चाहिए। सर आज आपने पूरे जोश के साथ सर संबोधन दिया है सर, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे कुछ जनता को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक बात पक्की है कि देवभूमि के अंदर में, सैन्य धाम में और जो तप भूमि है और आज तो कहा कि ज्ञान भूमि भी है, जब यहाँ खड़े होते हैं ना, जोश अपने आप से आ जाता है। जब परिवार में खड़े होते हैं, जब आप पॉजिटिविटी देखते हैं, एक डायनेमिज्म देखते हैं, तो एक जोश अपने आप से आता है। और देखिए, ये जोश नेचुरल और आपके कारण है। ये आप सबसे प्रोत्साहन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड इस समय चुनावी मोड में है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग अलग जगहों पर रैलियां की जा रही हैं। अब इसी कड़ी में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की है। बता दें, ये बैठक उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी टिकट बंटवारे को लेकर की गई है। इस बैठक के पहले देश के कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा बयान दिया है। गोदियाल ने कहा था कि वो एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले के पक्ष में नहीं है। अगर किसी नेता के परिवार में कोई सामाजिक राजनीतिक तौर पर सक्रिय है, जनता में लोकप्रिय है, तो उसको टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ऐलान नहीं किया है कि वो आगामी विधानसभा में एक परिवार से कितने लोगों को टिकट देगी। पार्टी के लिए आ रहे हैं, नेता है अपनी पार्टी के, कोई हमारे उत्तराखंड के दुख सुख में शामिल होने थोड़ी आ रहे हैं। दुख सुख में शामिल होने आते, जब राहुल गांधी जी हमारे आंसू पोंछने आए थे तब आते। वो तो यहाँ अपना कुछ प्रचार करने और कुछ और इस समय चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। मगर अच्छी बात है, आए। ये शुभारंभ है, इसको हम एक अभियान के रूप में उत्तराखंड के एक नव अभियान के रूप में, ताकि उत्तराखंडियत जिसके लिए ये राज्य बनाया गया, जिसके चारों तरफ ये सारी उस समय के नारे, उस समय का बलिदान सब कुछ लिखा हुआ है, वो आगे आ सके, उसके वो अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, कह रहे बड़ी कुछ सौगातें देंगे। अच्छी बात है, देखेंगे, नाश्ते फूलते सामने आएगी। हरिद्वार की धर्म संसद का मुद्दा भी ठंडा नहीं हुआ है। एक तरफ जहां धर्म संसद में इस्लाम के खिलाफ साधु संतों की टिप्पणी पर एक समुदाय विशेष के विरोध करने के बाद धर्म संसद में शामिल वसीम रिजवी और 2 अन्य संतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इसी को लेकर धर्म संसद की कोर कमेटी ने बैठक की और बैठक में कुरान, पैगंबर मोहम्मद साहब और कई मौलवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया गया है। उसके तुरंत बाद हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली इंस्पेक्टर को तहरीर भी दे दी है। इस दौरान हैरान कर देने वाली बात यह रही कि तहरीर लेने के लिए हरिद्वार कोतवाली के इंस्पेक्टर खुद आश्रम पहुंचे और वसीम रिजवी और संतों से तहरीर ली। वहीं एक बार फिर वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी ने कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। इस्लाम की जिहादियों के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के जो इस दुनिया में इस्लाम को लाने वाला है मोहम्मद, उसकी मानसिकता के खिलाफ लड़ेंगे। जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस्लाम, हम उसकी मानसिकता पर चोट करेंगे, हम उसके ऊपर चोट करेंगे और जरूरत पड़ी तो अपने खून की एक एक बूंद भी देंगे। हम उस कट्टरपंथियों से किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं। धर्म संसद हुआ था, कोई खेल थोड़ी ना था जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया। धर्म संसद में कितनी लाशें मिली रात में, हमने किसको मारा? क्या धर्म संसद के बाद वहां से मुसलमानों की लाशें मिली थी? हमने अपने विचारों की बात की थी, वो सबके स्वतंत्र विचार थे। हमने मोहम्मद किताब जो लिखी वो हिंदुस्तान में कई कोर्टों में चैलेंज हुई है, लेकिन उस पर किसी पर स्टे नहीं हुआ। अगर हमने उस पर जो बातें लिखी थी मोहम्मद के विषय में कि मोहम्मद अहंकारी था, मोहम्मद पागल व्यक्ति था, आतंकवादी था, आतंक की बुनियाद उसने पैदा की थी 1400 साल पहले, तो हमने वही चीज मंच से भी बोली थी। जब कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो एफआईआर कैसे? हमारी बोलने की आजादी को रोका जाएगा इन कट्टरपंथी मुल्लाओं के दबाव में? ये हरिद्वार जो देवनगरी है, उसमें जब देखो 4-5 हजार मुल्ला और मस्जिदों के मौलवी जमा हो जाते हैं और उसके बाद थाना घेर के और चैलेंज देते हैं।
सनातन धर्म के लोगों को चैलेंज देते हैं? ये कैसे हो सकता है? हम लोगों का भी घिराव किया गया उस दिन। हम लोगों को मारने की प्लानिंग की गई, यति नरसिंहानंद जी को मारने की प्लानिंग की गई। उसमें जितने भी संत महात्मा आए थे उनको टारगेट किया गया। लेकिन इसलिए हमने उसके लिए एक एफआईआर तैयार की है। वो एफआईआर की कॉपी अभी हम आप लोगों को दे रहे हैं। एफआईआर में हम यहाँ की जो देवनगरी है, इसके आसपास जितनी मस्जिदें हैं, उनके इमामों के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर पब्लिक को तैयार किया हम लोगों के खिलाफ। वो दोषी है। उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने थाने को घेरा और शांति भंग करने की कोशिश की, और उन आयतों के खिलाफ है जो हमको मारने का आदेश देती है। वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हमने सिर्फ आपत्ति कर दी तो हमको हेट स्पीच मान लिया गया। जो ग्रंथ 21 महापुरुषों की कोर कमेटी धर्म संसद 2021 ये निश्चित की गई है, और ये इसलिए की गई है कि वेद निकेतन में जो धर्म संसद हुई थी, आज वह धर्म संसद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी। और चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है, और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा, और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। रणनीति अब ये युद्ध की है, और युद्ध के लिए तैयारी करना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा कि जो भाषा प्रयोग की जा रही है माननीय संतों के लिए, धर्म संसद में एक भी सो कॉल साधु नहीं था, तथाकथित साधु नहीं था। सारे परंपरा से, और उनकी एक एक श्रेष्ठ परंपरा है। महाराज जी हरिगिरी के शिष्य है, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर है। मैं हूं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं, उसकी अध्यक्षता कर रहा था, और भारत माता मंदिर का सन्यासी हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग बाहर जाकर के सोकल शब्द प्रयोग करते हो। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आप सम्मान मत दीजिए, हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत की परंपरा है, सनातन संस्कृति की अगर सम्मान करना है तो साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। तो देखा गया है मीडिया में अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, तो जिस पर चिंतन हुआ है। तो आप लोगों को पहली बात तो यह है कि आप खोजिए, अगर कोई सोकल साधु आया हो तो हमें बताइए, लेकिन हमारी जानकारी में कोई नहीं आया। सारे संतों की योजना से और संतों ने ये धर्म संसद की, पहली बात। दूसरी बात, आज हमने ये तय किया है इस अभियान को पूरे भारत में धर्म संसदों का आयोजन करेंगे, पहला काम। दूसरा काम, जो भी इस जिहाद के खिलाफ लड़ना चाहता है, इसमें सहयोग करना चाहता है, समर्थन करना चाहता है, तो हम उसका आह्वान करते हैं और हम उसका सहयोग भी करेंगे। ये धर्म संसद में तय हुआ है। दूसरी बात यह है, हमारा मुद्दा केवल इस्लाम का जिहाद मानवता को बचाने के लिए ये खत्म हो, इसके लिए हम आज एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करने जा रहे हैं, और वो कार्रवाई ये है कि कुरान और इस्लाम का जिहाद और मदरसे। इंडियन क्रिकेट टीम के विकेटकीपर, बल्लेबाज और उत्तराखंड के रहने वाले ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में विकेट के पीछे कैच लपकने में कोई गलती नहीं की, और इसके साथ अपना शतक पूरा करते हुए एक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। इस रिकॉर्ड पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत को बधाई दी है। खास बात यह है कि हाल ही में ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था। अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच पूरे कर लिए और सबसे कम मैचों में 100 कैच लेने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर भी बन गए हैं। पंत ने मोहम्मद शमी की गेंद पर टेम्बा बाबुआ का कैच लपककर टेस्ट क्रिकेट में कैच करने का शतक पूरा कर लिया है। ऋषभ पंत की इस उपलब्धि पर सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में विकेट के पीछे सबसे तेज
100 डिसमिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। ये शुभकामनाओं का समय है, खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पूरे भारत में तीसरी लहर के खतरे की आशंका जताई जा रही है और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। हालांकि सरकार तीसरी लहर से बचने के लिए पहले से ही सतर्क नजर आ रही है। एहतियात के तौर पर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू कर दिया है और अब मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कोरोना संक्रमण को और अधिक फैलने से रोकने के लिए सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन इलाकों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए और लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई जाए। साथ ही जो भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है उसके संपर्क में आने वाले 25 लोगों की कोरोना जांच कराई जाए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप अभी तक।